नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस पीआरटी के लिए 10वां लेक्चर आप लोगों के सामने है, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं ईवीएस का एक सबसे पहला मॉड्यूल। अगर देखेंगे तो ईवीएस में अब तक हम लोगों ने साइंस और साइंस से रिलेटेड ही टॉपिक्स अभी तक कर रहे थे, तो ये पहला सेक्शन है पॉलिटिकल कंसेप्ट्स का, जिसमें आप लोगों को कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं। अगर उन टॉपिक्स को हम खास तौर से देखें तो उसमें सबसे पहला जो ईवीएस में टॉपिक दिया हुआ है, मैं बता दूं कि केवीएस का जो ईवीएस है वो जीएस प्लस एनवायरनमेंट प्लस साइंस का मिक्सचर है भाई, है ना, ज्योग्राफी का सबका मिला के। तो उसमें हमें अलग अलग सेक्शन देखने हैं। इनफैक्ट सबसे लेंदी पोर्शन यही है, और इसको जितना डिटेल में आप कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये इक्वली बेनिफिशियल है आपके अदर परीक्षाओं के लिए, लेकिन सिर्फ केवीएस को अगर हम ध्यान में देंगे तो जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये नाम दे दिया है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे एनसीईआरटी की किताब का एक लेसन का नाम दे दिया हुआ है, इस तरह से फील होता है। बिकॉज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, इसको हिंदी में मैं कन्वर्ट करता हूँ कि लोकतंत्र के प्रारंभिक संस्थान या लोकतंत्र के महत्वपूर्ण संस्थान या लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर, या साधारण भाषा में लोकतंत्र के बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संस्थाएं हैं, उसके विषय में जानकारी। तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो होता है वहाँ की पार्लियामेंट होती है ना, वहाँ का रिप्रेजेंटेशन जो पीपल का होता है। बिकॉज डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र इटसेल्फ एक ऐसा सिस्टम है जो कि जनता के द्वारा ही रन किया जाता है। उसने जिसको चुन लिया उसके द्वारा रन किया जाएगा, मतलब इसमें जनता सुप्रीम होती है। ये पॉलिटिकल सिस्टम सबको पता होगा, है ना। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है उसमें ये होता है कि चुनाव होते हैं, इलेक्शन होता है ना। ये यूनिवर्सल वोटर राइट होते हैं, मताधिकार का प्रयोग, है ना, सार्वभौमिक मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक लोकतंत्र की वास्तविक परंपरा बनाते हैं। कहने का तो लोकतंत्र चीन में भी है, लेकिन वहाँ का लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र में अंतर है। तो भारत का लोकतंत्र जो है वास्तविक रूप से जीवंत एक लोकतंत्र है, जिसमें इलेक्शंस होते हैं, कुछ प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसपे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता का कब्जा होता है। हमें उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप? सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मतलब संविधान पढ़ना होगा। उसके बाद संसद पढ़नी होगी, संविधान, संसद, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी फ्रेमिंग, सब कुछ। उसके बाद पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। फिर हम स्टेट्स में भी जाएंगे डेमोक्रेसी को लेके, वहाँ हम गवर्नर और राज्य विधायिका पढ़ेंगे। ये अगर आप पोर्शन पूरा पढ़ते हैं तो आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जाके कवर होता है। यहाँ से पहला चीज़ें करा रहा हूँ मैं, कॉपी बना लीजिएगा। पीडीएफ से कहीं ज़्यादा जलवा आपको यहाँ दिखेगा। क्वेश्चंस समझ नहीं आएगा क्या आपको कि क्वेश्चन है कि थ्योरी है। इस तरह से पढ़ेंगे, मज़ा देगा आपको। और मैं उस लेवल के ही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो परीक्षा में केवीएस पूछता है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कई सारी कमिटीज़ हैं। कमिटीज़ में चाहूँ तो आपको इकट्ठी करा सकता हूँ, लेकिन नहीं, हम यहाँ जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपसे आपके टेस्ट लेने के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज़, जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो सभा का निर्माण हुआ था 1946 में जब, तो उसमें बहुत सारी कमिटीज़ बना दी गई थी, है ना, सारे मेंबर्स को मिला के, कि भाई सबको कुछ कुछ काम दे दिया गया था। अलग अलग कमेटीज़ बना गई थी, उस कमेटी के कुछ लोगों को प्रमुख बना दिया गया था। तो कई सारी कमेटियाँ थी, 25-26 कमेटियाँ थी। उसमें एक कमेटी थी फ्लैग कमेटी या झंडा समिति। इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स में ना गलत है क्वेश्चंस, मतलब बुक्स में ही गलत दिए हुए हैं। तो वहाँ से लेके कन्फ्यूज़न हो जाती है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स में भी जेबी कृपलानी लिखा हुआ है, जबकि वो इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे। इससे रिलेटेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस के रूप में मैं कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए सिर्फ मैंने टॉपिक लिखा। चाहते तो पीडीएफ में लिख के रामायण पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमें इसको डिस्कशन लेके आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल से आप लोग परेशान मत होइएगा, हमेशा झंडा समिति को लेके इसमें टिक करिएगा। अगर आपको फिर भी इसमें कन्फ्यूजन लगती है, आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें भी अगर जेबी कृपलानी है, तो पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाके आर्काइव्स में खोल के देख लो। नेक्स्ट, संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, उसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं मैं बता दूं, इस पे क्वेश्चन आता है। आपको थोड़ा डिटेल में चलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग है वो करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हुई थी, है ना। 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक बन के रेडी हुआ। ठीक, इस पीरियड के दौरान टोटल कितने लोग थे? 389 लोग चुने गए थे टोटल, बंटवारे से पहले, है ना।
बंटवारे से पहले इन 389 में क्या था, 293 तो जो ब्रिटिश इंडिया का भाग था वहाँ से चुने गए, 89 चुने गए कमिश्नरेट से, और 4 चुने गए कमिश्नर जो उस समय की कमिश्नर 89 चुने गए प्रिंसली स्टेट से, रजवाड़े जो रियासतें थी अलग अलग, और 4 चुने गए थे प्रिंसली वो कमिश्नरेट से। कमिश्नरियाँ जैसे आज यूटी होती है ना, वैसे कमिश्नरी थी, 4 कमिश्नरी थी उस समय, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान की। तो ये टोटल 389 लोग बने थे। फिर जब बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान का 1947 में, और जून 1947 में हमारी संविधान सभा का ही बंटवारा हो गया, तो इंडिया की संविधान सभा में बचे सब मिला के 299 लोग। कितने लोग बचे? 299। ये फिगर बच्चे इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में 299 लोगों का योगदान था। बाकी जो लोग थे पाकिस्तान की तरफ वो के जुरिडिक्शन में चले गए थे। इन 299 लोगों में से जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को, है ना, तो उस पर कितने लोगों के हस्ताक्षर थे? टोटल 284। टोटल 284। अब ये हस्ताक्षर किस दिन हुए? 24 जनवरी 1950 को हुए। कब हुए? 24 जनवरी 1950 को हुए। और इसमें अंतिम हस्ताक्षर जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे, है ना। और इसी दिन संविधान सभा भंग कर दी गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। क्लियर है? तो एकदम याद कर लेना आपको, 284 लोग थे जिसमें 8 महिलाएं थी। टोटल महिलाएं संविधान सभा में 15 थी। क्लियर है? जिसमें कई सारे, अब देखिए इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था, खैर, किस कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन सभा का सुझाव दिया था? 1946 में कैबिनेट कमीशन आया था। कैबिनेट कमीशन, इसने सुझाव दिया था कि इंडिया अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाए, संविधान सभा बनाए और खुद से अपना संविधान बनाए। क्योंकि पहले बहुत सारे प्लान आ रहे थे, क्रिप्स प्रस्ताव आए या वेवल प्रस्ताव आए, कई सारे प्रस्ताव आ रहे थे जिसमें वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस के इर्द गिर्द ही रखना चाहते थे, पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं दे रहे थे। पूर्ण रूप की आज़ादी मतलब क्या है? खुद से कानून बनाने का अधिकार। वो अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन ने दिया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। KVS की क्लास ऑलरेडी 21 तारीख से चल रही हैं, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। कंप्लीट चीज़ें चल रही हैं और बहुत जल्द ही चीज़ें एक्सपेंसिव भी हो जाएंगी। तो आप अभी तक अगर KVS PRT से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं। 7678668827 पे व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। BO की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है 31 जुलाई से, उससे आप जुड़ सकते हैं। BO, PCS और RO। ठीक है, तो टीचिंग प्लस PCS इस लेवल की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप चलते हैं, कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ और कब इम्प्लीमेंट हुआ? सिंपली बात है, सबसे पहली बात है तैयार कब हुआ? 26 नवंबर। यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछले वाले KVS में 1949 को। रेडी हो गया। इम्प्लीमेंट कब हुआ? इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 1950 को अडॉप्ट किया गया। अच्छा, अब इसमें देखो कंप्लीट अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर को भी वो पार्शली अडॉप्ट हो चुका था, बिकॉज 16 एक्ट जो थे, 16 आर्टिकल्स जो थे वो 26 नवंबर को ही इंप्लीमेंट हो गए थे और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ। तो इसमें थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा। 26 जनवरी तक वेट क्यों किया गया? बिकॉज 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बिकॉज अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को माना नहीं था, जो कि भारतीयों के द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश थी। उसके विरोध में भारत ने पूर्ण स्वराज की मांग की 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहरा के, और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी को कानून का एक बड़ा संघर्ष का दिवस माना जाता है। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इम्प्लीमेंट कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या उत्तरदायी सरकार। ये शब्द पहली बार अंग्रेजों के किस कानून में मिला था? उत्तरदायी सरकार का कंसेप्ट पहली बार अंग्रेजों ने अपने किस एक्ट में दिया? अंग्रेजों ने जो भी एक्ट लेके आए समय समय पे, उसमें कभी भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया कि हम भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, है ना, जिम्मेदार, मतलब कुछ जिम्मेदारी लेने की बात कहेंगे। ये हुआ था 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें पहली बार बात कही गई थी कि ये रिस्पॉन्सिबल सरकार दी जाएगी। ठीक है, ब्रिटेन की ओर से। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में आया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी इस एक्ट में, बहुत सारी चीज़ें। इसमें
द्विसदनात्मक विधान मंडल हुआ था, उसके बाद PWD की शुरुआत, या अलग अलग मतलब थोड़ा सा विकसित मानसिकता की इसमें कोशिश की गई थी। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद कानून का रिव्यू होगा, और उसी के रिव्यू के लिए साइमन कमीशन आया था 1927 में। ये 4 शब्द हैं, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, इंटीग्रिटी में सत्यनिष्ठा, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्षता, और रिपब्लिक मतलब गणराज्य। जब संविधान बना 26 नवंबर को 1949 को, उसमें कौन कौन से शब्द उस समय नहीं थे, ये नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से। ये भी 42वें संविधान संशोधन, ये भी 42वें। रिपब्लिक वर्ड था उसमें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड था, ठीक है। ये क्वेश्चन यूं कहीं आया हुआ है, रिपब्लिक मतलब गणराज्य। ये तो हमारे 42वें संविधान संशोधन में डाली गई सारी चीज़ें, पहले नहीं थी। ये हमारे प्रियम्बल की बात हो रही है, हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका, उसकी बात हो रही है बच्चा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, स्वर्ण सिंह कमेटी किसके लिए फेमस है भाई? स्वर्ण सिंह कमेटी प्लीज़ याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसने पहली बार रिकमेंडेशन की थी कि भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी जिक्र किया जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य भी जोड़े जाएं, और उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, और उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 51A, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा इस टॉपिक का नहीं था, लेकिन क्वेश्चन स्टिल हमने डाल दिया। ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, वर्तमान में हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का कंसेप्ट लिया गया है रूस से, मतलब USSR से, सोवियत संघ। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। भारत में पार्लियामेंट का क्या अर्थ है? लोकसभा। भारत में पार्लियामेंट का अर्थ है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अभी हमारे राष्ट्रपति नहीं चुनी गई है ना, मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। इन सबको मिला के पार्लियामेंट का निर्माण बनता है। लोकसभा में जनता के द्वारा लोग पहुंचते हैं चुन के, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन से। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन से लोग पहुंचते हैं, और राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और ये तीनों मिल के हमारे देश का पार्लियामेंट चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, संविधान के तहत कार्य करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य, इसमें क्या डिफरेंस है? लोकतांत्रिक गणराज्य पेपर में आ जाए तो देख लेना। लोकतंत्र का अर्थ होता है मतलब जनता के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है ना। और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है? इंडिया और इंग्लैंड का एग्जांपल देखो। लोकतंत्र मतलब जिसमें जनता के द्वारा सरकार चुनी जा रही है ना, बिल्कुल। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जा रही है, और इवन जो उस देश का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो भी जनता के द्वारा ही चुना जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे भारत में टॉप मोस्ट पोजीशन है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति भी इंडिया में जनता के द्वारा ही चुना जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो उस व्यवस्था को, उस शासन व्यवस्था को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं, जहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन फिल्ड होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता के द्वारा। जबकि डेमोक्रेसी में ये क्लियर नहीं है कि टॉप मोस्ट पोजीशन उस जनता के द्वारा फिल होगी कि नहीं। जैसे कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में जो सबसे सर्वोच्च पद है राजनीतिक, वो राजा का है ना, मोनार्की। देखा आप लोगों ने? तो ये इंग्लैंड की व्यवस्था है। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य और बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट पहली बार इंडिया में किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई थी? किस एक्ट के तहत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट आई थी? वर्तमान की जो सुप्रीम कोर्ट है वैसी नहीं, कलकत्ता के जुरिडिक्शन की, है ना। कलकत्ता के जुरिडिक्शन के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। वो फोर्ट विलियम का जो इलाका था ना, जो आज कलकत्ता बना हुआ है, मीर कासिम का इलाका, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कोर्ट बनी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट बोला गया। और ये कंसेप्ट, और वहाँ के जुरिडिक्शन, उस कोर्ट का क्षेत्र, न्याय क्षेत्र सिर्फ कलकत्ता था। ये भी ध्यान दे दीजिएगा। फोर्ट विलियम था, है ना। उसमें 3 जज बने थे और 1 चीफ जस्टिस बने थे, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे, ठीक है। तो ध्यान आपको देना होगा। किस एक्ट के तहत आए थे ये? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट। बिकॉज उस समय ना वहाँ अव्यवस्था बहुत हो गई थी और भ्रष्टाचार बहुत चरम पे था, इसलिए। नेक्स्ट, ये 4 नाम हैं जहाँ से क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस सेक्शन से।
इसको आपको देखना होगा। BN राव, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, हमारी संविधान सभा के सलाहकार, संविधान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लीगल एडवाइज़र के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव RAU, ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। 9 दिसंबर और 10 दिसंबर तक वो हमारे संविधान सभा जब बनी थी 1946 में, उसके अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले जो टेम्परेरी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक। BR अम्बेडकर जी बहुत प्रमुख थे, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो सबसे मेन कमेटी थी 7 सदस्यों की, उसके हेड बनाए गए थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बनाए गए थे, ठीक। और KM मुंशी जी, KM मुंशी बहुत बड़े नॉन कांग्रेसी नेता थे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी रहे और बहुत बड़ा रोल रहा इनका हमारे संविधान के जो वर्तमान स्वरूप है उसमें संविधान को ढालने में, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य थे। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन इन 4 जगहों से आते हैं, तो मैंने इसको इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश की। ये एक लेक्चर था इस तरह का, सो दैट कि आपकी चीज़ें ब्रशअप हो जाए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा। फिर से पहली बार चैनल पे आया था तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। KVS PRT लक्ष्य है तो इस तरह के लेक्चर्स को जरूर देखते रहिए। यहाँ पे आपको 2 प्रकार के लेक्चर मिलेंगे, एक PCS और एक टीचर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।